आप सभी सम्मानित साथियों का हमारे गुरुकुल स्टडी कैंपस चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन के नियम के विषय में बताए थे। पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश से संबंधित बात को बताया, प्रकाश का अपवर्तन बताया, विरल माध्यम सघन माध्यम में बताया, वायु में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल को मैंने बताया। अब आज हम आप लोगों को अपवर्तन के नियम बता रहे हैं। देखिए, अपवर्तन का जो नियम होता है, नंबर 1 सुन लीजिए। आपतित किरण प्रकाश का अपवर्तन निम्नलिखित 2 नियमों के अनुसार होता है, या प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। नंबर 1 आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। नंबर 2 द्वितीय नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्वितीय नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश, इसमें देखिए मैं आप लोगों को बताया इस चीज़ को, पिछले वीडियो में भी ये चीज़ मैं आप लोगों को बताया, थोड़ा सा रिवीजन करते चलिए। ये मान लिया सघन माध्यम है, सघन का मतलब भरा है, ठीक है, सघन। ये क्या है? विरल है, ठीक है। और ये आपका विरल है और ये आपका क्या है? सघन है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन से विरल में जाती है, तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं देखिए, हिंदी और इंग्लिश में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में कुछ भी हो वो नहीं करना है। ये है आपका आपतित किरण, ये यहीं से अपवर्तित हो जा रही है, ये अपवर्तित किरण, और इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। और ये जो बिंदु होता है इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। ठीक, आपतित किरण इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है। और ये नॉर्मल है। अब यहाँ क्या है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है ना, देखिए प्रकाश की जो किरण होती है एकदम बिल्कुल वेरी स्ट्रेट चलती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की क्या होती है? झुक जाती है। एक कोण आई हो गया, एक कोण क्या हो गया? आर हो गया। यानी आर का मान आई से कम है ना, आर का मान आई से कम है, या आई का मान आर से ज्यादा है। तो इस पे अभी आपका हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, रिफ्रैक्टिव रे, ये आपका 60 में लिखिए, ठीक है ना। ये आपका नॉर्मल पॉइंट है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही प्लेन पर होता है। दूसरा नियम है, किन्हीं भी दूसरे नियम को हम लिख दे रहे हैं। नियम को मैं लिख दे रहा हूं जिससे आप लोगों को लर्न रहे। नंबर 1 क्या है? आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, नोट करते चलिए मेरे साथ साथ, कामा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते। नंबर 2 हम बता रहे हैं द्वितीय नियम। ये तो प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम क्या है? किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन होता है, साइन का स्टैंड जाते हैं ना, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन का अनुपात
ठीक है, आपतन कोण साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई का अनुपात सदैव नियत रहता है। ठीक है ना। अब देखिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट। ठीक, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। साइन आई बटे साइन आर, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू कहते हैं। ठीक, या यन भी कहते हैं, या 1 यन 2 कहते हैं, क्योंकि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये चीज आपका हो गया, दोनों नियम हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये आपका स्नेल का नियम है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? इस नियतांक को हम अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। फिर नीचे हम बता रहे हैं, इस चीज को इरेज कर दें। यदि पहला माध्यम 1 और दूसरा माध्यम 2 हो, क्या लिख रहे हैं? यदि पहला माध्यम 1 और दूसरा माध्यम 2 हो तो अपवर्तनांक बराबर 1n2। अब हम लेते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से मतलब क्या है? यदि प्रकाश का मार्ग उलट दिया जाए, प्रकाश का मार्ग उलट दिया जाए तो प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक 2n1। ठीक है ना। यानी कि साइन आई बटे साइन आर, यहां पे आप क्या लिखते हो? साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। अब यहां चेंज कर दो, साइन आर बटे साइन आई उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से 2n1। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड मल्टीप्लाई करके समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 एवं 2 का गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए। साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर बटे साइन आई इक्वल टू 1n2 गुणे 2n1। ये देखो कट गया ना, कट के 1 हो गया। 1n2 गुणे 2n1 बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक, 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1 या 1n2 बराबर 1 बटे 2n1। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि 1n2 को जब आप रेशियो के रूप में लेंगे ना तो 2 इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा। हम कहते हैं 2n1, इसी प्रकार अगर ऐसे पूछा जाए 2n1
इक्वल टू 1/1n2। बात यही नहीं हुई, यहाँ जाता तो चेंज हो जाता है। अब यदि पहला माध्यम, यदि पहला माध्यम वायु, वायु का मतलब एयर, तथा दूसरा माध्यम जल यानी वाटर हो, पहला माध्यम एयर और दूसरा माध्यम वाटर हो, तो इसी में रखिए, इस इक्वेशन में एक के जगह पे ए लिखेंगे और दो के जगह पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे। तो ए एन डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू एन ए बराबर 1, तो ए एन डब्ल्यू बराबर 1/WN। तभी की बात देखो, यानी ए एन डब्ल्यू ऐसी को कहते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 1/जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। डब्ल्यू का मतलब वाटर, ए का मतलब एयर। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया? एनी स्टेट एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, यस, वेरी गुड। इसी प्रकार अगर तीन माध्यम दिया जाए, यदि तीन माध्यम 1, 2, 3 हो तथा एक को एयर, दो को वाटर, तीन को ग्लास, कांच है। देखिए पहले माध्यम को हम वायु कह रहे हैं, दूसरे को जल कह रहे हैं, तीसरे को क्या कह रहे हैं, ग्लास कह रहे हैं। तो ये देखिए ये चीज आपका, चलिए चक्री क्रम में 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर 1। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, an w गुणे WNG गुणे GN इक्वल टू 1। ठीक दिखाई दे रहा है ना नीचे तक? या WNG बराबर 1/ANG गुणे GNA। ऊपर हम बताते हैं, पॉइंटों को आप लोग नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है ये। WNG बराबर 1/ANG। अब देखिए ये जो GNA है ना, GNA बराबर 1/ क्या होगा, हाँ हाँ, एक से इधर वीडियो ब्लॉक कर दो। देखो ये चीज जो है, देखिए आपका WNG, यहाँ से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, WNG बराबर 1/ANW इंटू GNA। ठीक, अब GNA इसका तो क्या होता है, 1/ANG, ANG ऊपर चला गया, WNG इक्वल टू ANG/ANW। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे आपका एक क्वेश्चन हर साल आउट है, बोर्ड में आता है हमेशा। बोर्ड में एक क्वेश्चन आपका रखा हुआ है, WNG बराबर ANG/ANW। क्या मतलब होता है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, जी मतलब ग्लास, कांच, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन बटे वायु के सापेक्ष जल का। ठीक है ना, विशेष पॉइंट हम बता देते हैं। विशेष अपवर्तनांक का कुछ मात्रक नहीं होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है अपवर्तनांक का मात्रक होता है, 4 विकल्प दे देता है। तो अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, क्यों? क्योंकि एक ही जैसी भौतिक राशि का अनुपात होता है, अनुपात होता है, इस वजह से अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक ही जैसी दो राशियों का अनुपात है।
अब एक क्वेश्चन इस पे आता है हमेशा, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। यदि कांच तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः है, यदि कांच तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः है, यदि कांच तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः है 3/2 तथा 4/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये देखिए भाई आप लोग, आउट क्वेश्चन एग्जाम में छपा है, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया आप लोग, आज ही मैं बता दिया बोर्ड में आया है। देखो कैसे लगेगा इसका सॉल्व मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 9/8 देखिए, पहले बता दिया आपने, वेरी गुड सॉल्यूशन। यदि कांच तथा जल के, कांच के अपवर्तनांक, तो कांच वायु में होगा Ang है, Ang बराबर 3/2, जल के अपवर्तनांक Wng बराबर 4/3, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल का W है, Wng बराबर होगा 6/12। सुनिए Wng इक्वल टू 5, आप फार्मूला लगाइए। Wng बराबर Ang बटे Anw, 3/2/4/3, 3 3 का 9/20। तो आपका जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा 9/8 होगा। इसको लगा लीजिए, सारे लोग जल्दी इसको उतारा। पदार्थ के अपवर्तनांक की निर्भरता, पदार्थ के अपवर्तनांक की निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस। प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, प्रकाश के रंग या तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश के रंग या तरंगदैर्घ्य पर। तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है। ठीक, यानी तरंगदैर्घ्य जो होता है वो अपवर्तनांक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर अपवर्तनांक n है तो n समानुपाती 1/λ। ठीक है ना। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। पदार्थ की भौतिक अवस्था पर, पदार्थ की भौतिक अवस्था पर देखिए, यह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2। यानी ताप बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। जबकि दाब के क्या होता है, दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है, जबकि दाब बढ़ने पर अपवर्तनांक बढ़ता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं।
नोट कर चुके आप लोग? नेक्स्ट हेडिंग बताने जा रहे हैं। एक बार ध्यान से पढ़ करके लिख डालिए। कुछ विशेष पदार्थों के परम अपवर्तनांक। हेडिंग डालिए, कुछ विशेष पदार्थों के परम अपवर्तनांक। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, परम का अंग्रेजी क्या होते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम सब्सटेंस। कुछ विशेष पदार्थों के परम अपवर्तनांक। हम कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक का मान लिख रहे हैं। नंबर 1 है वायु का अपवर्तनांक। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का अपवर्तनांक बराबर 1.000293। इसी वजह से हम लगभग क्या लेते हैं? 1 ही लेते हैं। दूसरा है निर्वात का अपवर्तनांक इक्वल टू 1। निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है? 1 होता है। जल का अपवर्तनांक बराबर 1.33। बर्फ का अपवर्तनांक बराबर, बर्फ का अपवर्तनांक, ये सब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बर्फ का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.31। हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.418। ये हीरे का अपवर्तनांक हो गया। क्राउन कांच का अपवर्तनांक, कांच दो तरह का होता है, क्राउन कांच, फ्लेट कांच, बहुत प्रकार के होते हैं। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.48 से 1.62। कुछ विशेष पदार्थों के परम अपवर्तनांक आप लोगों को बताया जा रहा है। देखिए अब एक बार देखिए, बाल का अपवर्तनांक न्यूमेरिकल में हम लगभग 1 ले लेते हैं, लेकिन फिक्स होता कितना है? 1.000293। निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक, देखो जल और बर्फ में अंतर है। जल जम करके क्या होता है? बर्फ हो जाता है। तो बर्फ का अपवर्तनांक 1.31। हीरे का अपवर्तनांक, डायमंड का 2.418। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.48 से 1.62। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस चीज को आप लोग लर्न कर लीजिएगा।
विशेष प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित विशेष बात देखें आप लोग। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तीव्रता आदि बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति फिक्स रहती है, बाकी चीजें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है ना। अरे भाई हम ये कह रहे हैं कि आपको हम दौड़ा दें, थोड़ा एग्जाम्पल लीजिए, आपको हम दौड़ा देते हैं। अब आपको चाहे हम पानी में दौड़ाएं, चाहे हम आपको वायु में दौड़ाएं, आप ही रहेंगे, दूसरे कुछ हो जाएंगे, आप ही रहेंगे। हाँ, लेकिन क्या है, पानी में दौड़ेंगे तो चाल कम हो जाएगी, अब वायु में दौड़ेंगे तो चाल हो जाएगी ना। तो आपकी तीव्रता क्या हुई, बदल गई, आपकी चाल बदल गई है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है, फिक्स होती है। तो इस बात को लिख दे रहे हैं, नोट करते चले कॉपी पे आप लोग। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल c, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल c, तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा तीव्रता I, तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा तीव्रता I बदल जाती है। जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। हाँ, तीव्रता आई है। तीव्रता आई बदलने का अर्थ यह है कि तीव्रता आई बदलने का अर्थ यह है कि प्रकाश के अपवर्तन के साथ आंशिक परावर्तन तथा अवशोषण भी होता है। प्रकाश के अपवर्तन के साथ आंशिक परावर्तन तथा अवशोषण भी होता है। आंशिक परावर्तन तथा अवशोषण भी होता है। ये आपका विशेष में पहले नंबर की बात हो गई। दूसरी बात हम बता रहे हैं, वैज्ञानिक हाइगेंस ने सिद्ध किया कि वैज्ञानिक हाइगेंस ने सिद्ध किया कि 1n2 बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बाटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, या 1n2 इक्वल टू C1 बटे C2। 1n2 इक्वल टू C1 बटे C2। नोट हो चुका?
अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध है। एक फार्मूला बता रहे हैं। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध है। फार्मूला होता है n इक्वल टू सी बाई वी। n इक्वल टू सी बाई वी मतलब जो पदार्थ का अपवर्तनांक होता है वह वायु में प्रकाश की चाल बटे किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। सी क्या है? वायु निर्वात प्रकाश की चाल। अभी क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए, अगर हम आप लोगों को बता दें जल में और कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना। जल में और कांच में, जल में और कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना। देखिए भाई, जल और कांच में आप लोग प्रकाश की चाल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस चीज को हम आप लोगों को बता रहे हैं। अगर जल में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है तो ए एन डब्ल्यू बराबर क्या होगा? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल, यही तो हाइजेंस का फार्मूला होगा। ए एन डब्ल्यू इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। ठीक, अब बताओ जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3 होता है ना। जल का अपवर्तनांक 4/3। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सबको याद है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल याद कर लीजिए। जल में प्रकाश की चाल देखिए, जो मैं उस दिन बताया था डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। तो जल में प्रकाश की चाल बराबर 3 गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। 3 × 3 × 10⁸ 8/4 हो जाएगा ना। 9/4 × 10⁸ 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 × 20। सीधे कर देंगे। जो चीज मैं आप लोगों को पहले बताया था, जल में प्रकाश की चाल। आप बताइए, इस फार्मूले से आप लोग सिद्ध कर लिए कि जल में प्रकाश की जो चाल होती है वह 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अच्छा, आप कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। चूंकि ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ANG का मान 3/2 होता है। ANG का मान कितना होता है? 3/2। अब वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ ये आपको ज्ञात करना है। कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, अब देखिए आप लोग, ये 3 कट गया ना, 3 गुणा कर दीजिए। कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए, अपवर्तनांक के द्वारा आप बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करते जा रहे हैं। जल में प्रकाश की चाल आपने निकाल लिया और कांच में प्रकाश की चाल आप लोगों ने निकाल लिया। जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इस कथन का अर्थ, ये हेडिंग है, ये चीज हेडिंग है, जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इस बात का क्या मतलब है? जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इस बात का क्या मतलब निकला?
देखिए भाई, ANW बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। अच्छा, ANW का मान कितना होता है? 1.33 होता है ना। जल का अपवर्तन कितना दिया है? 1.33 बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। इसका मतलब क्या हो गया कि वायु में प्रकाश की चाल बराबर 1.33 गुणे जल में प्रकाश की चाल। इसका मतलब मैं बता दे रहा, क्या अर्थ निकला इस बात से, आप क्या पाए? देखिए, वायु में जो प्रकाश, जल का अपवर्तन 1.33 है। इस कथन का अर्थ यह है कि वायु में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल का 1.33 गुना होता है। अब देखिए, अगर आप चेक कर लीजिए तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 गुणे 10 कहते हैं 8 और गुणे 1.33 कर दीजिए। ये दोनों करेंगे तो लगभग 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 गुणे 10 कहते हैं 8 मीटर पर सेकेंड सिद्ध हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिकों को आप कहीं भी पाएंगे नहीं। ये किसी भी बुक में खोज डालिए, ये जो चीज हम बता रहे हैं ये सब कंपटीशन में पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, यूपी TGT, PGT, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बातें पूछी जाती हैं। तो इसका अर्थ यह होता अब प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हम बताएंगे। प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल क्या है? मिटा दे इसको। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित उदाहरण है। नंबर 1, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। रात्रि में तारों का टिमटिमाना, चमकना। ये चीज आप लोग देखते हैं। क्यों तारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं? इस बात को जरा आप लोग समझ लीजिए। वास्तव में इस क्रिया का मतलब होता है प्रकाश का अपवर्तन, और अपवर्तन का मतलब आप लोग जानते हैं कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। तो ये सर्वविदित है कि
पृथ्वी की निचले परत का जो अपवर्तनांक होता है, कीप साइलेंट, ध्यान एकदम सामने रहे। अपवर्तनांक जो होता है पृथ्वी के इर्द गिर्द में कुछ ऊंचाई पर सघन माध्यम ज्यादा होता है। जो जो हम ऊपर जाते हैं त्यों तो माध्यम कैसा होता जाता है, विरल होता जाता है। ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते त्यों तो माध्यम क्या होता है, विरल होता जाता है। तो जब प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या जाती है, झुक जाती है। और जो पृथ्वी से लेकर के जहां तक तारे हैं इसमें वायुमंडल में कई लेयर हैं। वायुमंडल में क्या है, कई लेयर है, कई परतें हैं। कहीं सघन हो जाएगा, कहीं विरल हो जाएगा, कहीं सघन हो जाएगा, कहीं विरल हो जाएगा। तो जब किरणें वहां से आती हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो क्या होती है, मार्ग से विचलित हो जाती है। तो मार्ग से विचलित होने का मतलब यह है कि जो तारे इतने अधिक ऊंचाई पर हैं, क्योंकि तारा बहुत अधिक ऊंचाई पर है इसलिए तारे जो होते हैं अपवर्तन की क्रिया के कारण टिमटिमाते रहते, चमकते रहते हैं। जबकि चंद्रमा नहीं टिमटिमाता है। आखिर चंद्रमा भी तो आकाशीय पिंड है, चंद्रमा आकाशीय पिंड नहीं है, ये नहीं टिमटिमाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि चंद्रमा जो है तारों से काफी नीचे है। चंद्रमा जो है कि तारों की तुलना में काफी नीचे है, तो काफी नीचे है तो इसमें बार बार अपवर्तन की क्रिया नहीं होती है और क्या होता है, लगातार आप लोगों को चंद्रमा दिखाई देता है। तो रात्रि में तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल। बोलो बीच में बोलो। रात्रि में तारों का टिमटिमाना। दूसरी बात है सूर्य के वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट पश्चात तक दिखाई देना। इस बात को मैं बता रहा हूं। सूर्य के वास्तविक सूर्योदय नंबर 2 है, सूर्य के वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद तक दिखाई दे रहा है। आप लोग देखते हैं चाहे सूर्योदय की बात हो चाहे सूर्यास्त की बात हो, सूर्योदय होने से कुछ पहले ही लालिमा छा जाती है। आप लोग देखते हो वायुमंडल में लालिमा छा जाती है और सूर्यास्त होने से पहले ही लालिमा छा जाती है। तो उसका ताप बदलता रहता है। भाई सूर्योदय से पहले का ताप क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर ताप कम होता है तो अपवर्तन कम होता है। और सूर्यास्त की जब कंडीशन आती है तब भी क्या होता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। और जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो अपवर्तन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज होता है तो अपवर्तन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसी कारण से सूर्योदय के वास्तविक सूर्योदय के पहले और वास्तविक सूर्योदय से के कुछ मिनट बाद तक प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। एक बात और देख लीजिए, पानी से भरा तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है। नंबर 3 देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। पानी से भरा तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है। आप लोग देखते हैं चाहे तालाब हो चाहे नदी हो,
जब एकदम बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम में देखिए पानी एकदम साफ होता है, पानी साफ होता तो आप लोग नीचे तक देखते हैं कि निचली परत दिखाई देती है। अब देखने पे लगता है कि बस थोड़ा सा पानी है, देखने पर आपको ये लगेगा कि बस इस तालाब में या इस नदी में इतना ही पानी है नीचे जमीन दिख रही है। ऐसा आप लोग देखते हैं, आप लोग को लगता है कि बस यही जमीन दिख रही है। लेकिन अगर कहीं वही सोच करके तालाब में नदी में चले गए तो क्या होगा, डूब जाएंगे, तैरने नहीं आएगा तो मर जाएंगे। इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण यह है कि तालाब में पानी है, तालाब में पानी है, और जब प्रकाश की किरण क्या है, पानी से यानी कि वायु से पानी में और फिर पानी से वायु में जाती है, ठीक है ना, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो जब दूर हो जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो पहले ही बन जाता है। अब देखिए इसको हम बता दें, ये तालाब है, इस तालाब में पानी भरा है, ठीक है, ये देखिए इतनी गहराई तक भरा हुआ है, और अब क्या है, ये जल है, और जल से आपका एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है, देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। अब ये मिला दें, यही किसका क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। इसका इमेज क्या हो जाता है, यहीं पर बन जाता है। ये मनुष्य की आंख है, ये ह्यूमन आई है, ठीक, और यहां से जो होता है आपका यहाँ आता है, यहाँ आता है पृथ्वी पर। अब इससे लगता है बस कर तालाब इतना गहरा है, जहां पृथ्वी बनता है वही तो होता है, जहां पृथ्वी बनता है तो पृथ्वी पहले बन जाता है, उसका पृथ्वी क्या होता है, पहले बन जाता है। तालाब की गहराई या नदी की गहराई कम रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ही अनिवार्य। पानी से जो भरा हुआ तालाब होता है, नदी होती है, वो अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है। ये अपवर्तन का कारण है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम सघन से विरल माध्यम में जाती है, तब से दूर हट जाती है। उसका जो इमेज होता है वो निचली परत से ऊपर ही बन जाता है। उसका इमेज क्या है, निचली परत से ऊपर ही बन जाता है, अर्थात जो तालाब होता है वो अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है। विद्यार्थियों ऐसी गलती कभी मत करिएगा। हम लोग भी छोटे छोटे थे तो इस तरीके से करते थे, बस करा तालाब में नदी में इतना पनिया है, और खैर हम लोग को तैरने आता था। हम लोग तो छोटाई से ही 5वीं क्लास में थे तभी से नदी तैर जाते थे, यानी 10 साल के थे पूरी नदी हम लोग तैर जाते थे। और आप लोगों को नहीं, अगर आप लोगों को तैरने नहीं आता है और आप लोग जाएंगे तो सीधा अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे, वही भगवान के प्यारे हो जाएंगे, अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों आप लोग अपने जीवन में नदी तैरने का भी ज्ञान रखिए। तैरना भी बहुत जरूरी होता है। विकट परिस्थिति में आदमी अपना जान बचा लेता है, तैरने नहीं आएगा तो मर जाएगा ना। चलिए खैर ये बात आपकी इतनी है। और एक चीज है, जल में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। ये एग्जाम्पल देखिए नंबर 4, चौथा नंबर हम लिख रहे हैं। जल में डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, टेढ़ा दिखाई देना। ये आप लोग देखिए भाई, ये भी आप लोग देखे होंगे। कोई गिलास है, कोई बीकर है, उसमें अगर आप लोग पेंसिल को डाल दीजिए, उसमें आप लोग पेंसिल को भले सीधा डालिए, लेकिन अगर आप उसमें पेंसिल को देखेंगे, अगर आप पानी में पेंसिल को देखेंगे तो पेंसिल आपको तिरछा दिखाई देती है, दिखाई देती है ना। ऐसा क्यों होता है भाई, इस चीज को भी आप लोग देखिए। देखिए इस चीज का भी, इसका भी रीजन ये है कि जब हम जो है पानी में हम पेंसिल को रखते हैं, पानी में पेंसिल को रखते हैं तो
प्रकाश की जो किरण होती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और फिर जो है कि पानी से, पानी क्या है, सघन है, और सघन से जब वो विरल में जाती है, ठीक है ना, सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है और उसका जो प्रतिबिंब होता है वो पहले ही बन जाता है, अर्थात आपको तिरछा दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हमने आप लोगों को अपवर्तन से संबंधित बातों को बताया। इस अपवर्तन को आप लोग खूब ध्यान से पढ़िएगा, पूरे टॉपिक को। ये सभी एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी सहायक होगा। ये हमें बल्कि आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अगर वीडियो को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं और सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मेरा गुरुकुल स्टडी कैंपस चैनल पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम है। प्रकाश आज हम आप लोगों को बताएंगे। प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये चीज आप लोगों के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, सभी बोर्ड और सभी कंपटीशन के लिए काफ़ी उपयोगी है यह लेक्चर, जिसमें सबसे पहले प्रकाश के विषय में देखेंगे। प्रकाश क्या होता है? अगर दुनिया में सबसे पहले पृथ्वी पर उजाला आया, गर्मी आई, तो वह सूर्य की देन है। सबसे पहले उजाला और गर्मी, यानी उसी में क्या है, प्रकाश छिपा हुआ है, ये सूर्य की ही देन है। तो ये जो प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर आ रहा है, इसी का एक्सप्लेनेशन हम इस टॉपिक में करेंगे। सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आ रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, और दर्पणों में, लेंसों में, प्रिज्मों में, वेब में हम प्रकाश का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, इस चीज का वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करती है और वस्तुओं को दिखाने में क्या करती है, सहायक होती है। देखिए, प्रकाश का सबसे मेन चीज आप लोग याद करेंगे, इतनी चीज आप लोग को याद करना है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना, आंख में रेटिना है, जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करती है और वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। नोट करते चलिए, इस चीज को आप लोग कॉपी पर नोट करते चलिए साथ साथ मेरे। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करती है और वस्तुओं को दिखाने में सहायक होती है या सहायता करती। प्रकाश तरंग है,
प्रकाश क्या है? तरंग है। यानी वेव है। प्रकाश तरंगे जो होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। देखिए यहीं से आप लोगों का एक एक पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट पे आ रहा है, नोट करते चलिए, सबकी कलम चलती रहे। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगली प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, EMW है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, प्रकाश तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी मीडियम। किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और जो प्रकाश की चाल होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम में प्रकाश की चाल से कम होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम में प्रकाश की चाल से कम होती है। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम में प्रकाश की चाल से क्या होती है? अधिक होती है। सघन और विरल ठीक है ना, इसको रेयर बोलते हैं, इसको कंडेंस बोलते हैं। सघन का मतलब कंडेंस, ये क्या है? रेयर है। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम में प्रकाश की चाल से कम होती है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मतलब 3 के आगे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है ना, 30 करोड़ जो है कि 1 सेकंड में मीटर जाती है। अच्छा, अगर आप इसको किलोमीटर में चेंज कर दीजिए तो क्या होगा? 3 जीरो खत्म हो जाएगा ना। तीन × 10⁸ मीटर पर सेकंड को आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कहते हैं। जो प्रकाश की चाल होती है सूर्य से पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है? आप लोगों को लर्न है 8 मिनट 18 सेकंड लगता है, नियर अबाउट। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। ठीक है, अब जल में प्रकाश की चाल देखिए,
जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये 3 गुणे 10⁸ होती है, ये 2.25 होती है। 3 सेकंड हो गया, यानी जितना तेज प्रकाश वायु में जाएगा उतना तेज जो है जल में नहीं जाएगा। कांच में प्रकाश की चाल, ग्लास में अगर निकालना है, ग्लास में कांच में प्रकाश की चाल जो होती है 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती, ठीक है ना। 2 गुणे 10⁸ मीटर। ये चीज आप लोगों को प्रकाश में एकदम याद करना है। वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जल में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट इंग्लिश में क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। हिंदी इंग्लिश में कोई अंतर नहीं आता है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम को बहुत असर नहीं पड़ता है, थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो इस आधार पर देखा जाए, अगर आप लोग सूर्य से, अगर आप लोग पृथ्वी से सूर्य की दूरी ज्ञात करें, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? आप लोग छोटे क्लास में पढ़े थे, 7-8 में बताया गया था, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। बताइए कितना ऊपर है? सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक। तो इसको देखा जाए कैसे है, थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी लिया जाए। प्रकाश की जो चाल होती है वायु में, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी 1 सेकेंड में, चूंकि 1 सेकेंड में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी, 1 सेकेंड में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी 3 गुणे 10⁸ मीटर बोल सकते हो। 3 गुणे 10⁸ मीटर, या आप क्या कह सकते हो 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। अच्छा, आप लोग ये जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में जो समय लगता है 8 मिनट 18 सेकंड। 8 मिनट 18 सेकंड में कितना सेकंड होगा? 60 गुणे 8 प्लस 18, 8 छक 48, 480 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 498, ठीक है ना। 498। 1 सेकेंड में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी
या पृथ्वी तक आने में कुल दूरी, या ठीक है 3 लाख किलोमीटर। तो आप निकालिए 498 सेकेंड में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी, गुणा हो जाएगा ना 498 गुणे 3 लाख, 3 दूरी 5, ध्यान दीजिएगा गुणा कीजिए, 5 जीरो तो आप ऐसे रख लीजिए, 3 2 5, 3 बटे 24, 3 बटे 24 के 4 हाथ से लगा 2, 3 9 27 2 29 के 9 हाथ से लगा 2 और 3 चौके 12 2 14। देखिएगा इतना क्या हुआ किलोमीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब बताइए 14 करोड़ 94 लाख किलोमीटर आ गया है, ठीक है ना 14.9, एक्चुअली फिक्स तो यही होता है 14 करोड़ 94 किलो, 14 करोड़ 94 लाख किलोमीटर होता है। इसी को नियर अबाउट आप लोग क्या कह देते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। देखिए ये आप लोग छोटे क्लास से कक्षा 5 में ही बच्चों को बताया गया था, 5वीं क्लास से बताया गया था जीएस में कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, तो बच्चे कहते थे 15 करोड़ किलोमीटर। और जब आपने इसको कैलकुलेट कर दिया तो 14.94 किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज आपका हो जाता है। अब प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। माध्यम परिवर्तन के कारण विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, देखिए अपवर्तन का कारण, अपवर्तन क्या है और अपवर्तन क्यों होता है। भाई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे प्रकाश में अपवर्तन होता है वैसे आप में भी अपवर्तन होता है। हम कह रहे हैं आप में भी अपवर्तन होता है, कैसे। अभी हम आप लोगों को कह दें वायु में दौड़ने के लिए, जैसे ये क्या है, ये रोड है खुला है, हम कह दें कि इसमें दौड़ो, तो आप लोग बताइए इसमें खूब तेजी से आप लोग दौड़ लेंगे, या हम कह दें कि पानी में, कोई खेत है उस खेत में पानी है, एक बच्चे को पानी में दौड़ा है, एक बच्चे को सीधे रोड पर दौड़ा है, कौन आगे निकलेगा, पानी वाला कि सीधा रोड वाला। सीधा रोड वाला, पानी वाला पीछे हो जाएगा, क्योंकि पानी और मिट्टी उस पर क्या करेगी, अवरोध लगाएगी, ठीक है ना, और टेढ़ा मेढ़ा भी होगा। खैर इस बात को छोड़ो, मेन बात यहां मेरा प्रकाश से है। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, काम माध्यम परिवर्तन के कारण विचलन की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ आ गई आप लोगों को। तो ये हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में मैं बता रहा हूं आप लोगों को विरल माध्यम और सघन माध्यम को लेकर के। ये आप लोग हम दो माध्यम बना रहे हैं, ये है विरल माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है, रेयर और कंडेंस, ठीक। और यहां देखिए, यहां हम बना रहे हैं सघन माध्यम, यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सघन माध्यम और
तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, देखिए सघन माध्यम को हम क्या कर रहे हैं, सघन का मतलब भरा, ठीक। अब यहाँ ये है सघन माध्यम, इस प्रकार बना गया है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, ये क्या आपतित किरण आ रही है, ठीक। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। कंडेंस, कंडेंस और एयर फैक्टर। तो ये क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, ये क्या है, अपवर्तित किरण, और इससे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। और ये होता है आपतन बिंदु। इंसिडेंट रे इंग्लिश में भी देखिए आप लोग, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल रेफ्रैक्शन, और क्या है, कंडेंस। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। अभी इसके रीजन को भी हम सिद्ध कर रहे हैं ऐसा क्यों होता है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, ये देखिए ये सघन है, सघन माध्यम से कहा जा रही है, विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, ठीक है ना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये है अभिलंब। ये तो आपका ये आपतन बिंदु है, ठीक है। ये कोण आई है, और क्या है, कोण आर। आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ये है आपतन कोण आई, ये है अपवर्तन कोण आर, ठीक है ना। आपतन यूसी 5 कीप माइंड। प्रकाश का अपवर्तन में ये जो चीज होती है आपकी, ये आप लोगों को याद है सबको, और इसको याद करने का हम एक कायदा बता रहे हैं। बहुत लोग उल्टा इसको लिख देते हैं, कब झुक जाती है और कब दूर हो जाती है, इस चीज को लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो इस चीज को मैं बता रहा हूं, यह है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। देखिए विरल का मतलब कमजोर होता है, या गरीब मानिए या छोटा मानिए, ये अपने आप को मानने के ऊपर है। सघन का मतलब अमीर है, बड़ा है, ठीक है ना। तो ये आप लोग जानते हो कि जब कोई, जैसे स्टूडेंट और टीचर की बात अगर हम करें, स्टूडेंट और टीचर को लेकर के अगर हम बताएं, तो जब स्टूडेंट टीचर के पास जाता है क्या करता है, स्टूडेंट झुक जाता है कि सीना टाइट कर लेता है, झुक करके क्या करता है, प्रणाम करता है। यानी जब स्टूडेंट, देखिए जब विद्यार्थी जो होता है
वो का शिक्षक के पास जाता है तो झुक करके क्या करता है, प्रणाम करता है। तो विद्यार्थी छोटा नहीं, छोटा है टीचर से, गुरु से छोटा नहीं, गुरु से छोटा तो दुनिया है। अच्छा, और यानी देखो इसी प्रकार अगर हम कह दें, अभी मान लीजिए कि 15 मिनट हो, इसी प्रकार हम ये कह दें आप लोगों से, मान लीजिए कि आप माननीय मंत्री जी के पास जा रहे हो, आप जो है या कोई भी व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जा रहा है, तो क्या है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बड़े हैं नहीं बड़े हैं, हाँ? तो झुक करके क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। कैसे करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, ऐसे नहीं करते हैं, सीना टाइट करेंगे तो यानी दूर हटेंगे। तो क्या, अच्छा अब मोदी जी या योगी जी के पास आप जाएंगे तो अपने आप पे क्या रहेंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे, टाइट रहेंगे ना। यहाँ देखो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी कोई बड़ा व्यक्ति जो है कि छोटे व्यक्ति के पास जाता है तो क्या करता है, आज के समय में आप लोग देखते हैं, आज की जो धारणाएं हैं वही नेता है, उसी नेता को जब आपसे जरूरत रहती है, जब गरज रहती है तो आपसे आकर के झुक करके वोट मांगता है। लेकिन जब वो बड़े पद पे चला जाता है और उससे अगर आप मिलने जाइए, मान लो काफ़ी बड़ा हो गया, उससे आप मिलने जाइए तो कहते टाइम नहीं है भैया। आज वहाँ नौकर लगे रहते हैं, बाहर गेटमैन हैं और भी लोग हैं, हाँ भैया मुलाकात आज नहीं हो पाएगी, माननीय नेताजी व्यस्त हैं, ठीक। या अगर देखेंगे कोई साधारण टाइप का आदमी जा रहा है, हटाइए मेरे पास समय नहीं है, इतने ज़्यादा VIP, इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं, दूर हट जाते हैं। क्या होते हैं, बात है कि नहीं है, ये बात जेन्युइन है। अभी आप लोग किसी बहुत बड़े व्यक्तियों के पास जाइए, क्या वो लोग हट जाते हैं, वो लोग जो है हट जाएंगे, दूर हट जाते हैं। उसी प्रकार इसमें भी है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, क्या होती है, माध्यम से दूर हो जाती है। अब देखें इसका रीजन क्या है, ये क्यों दूर हट जाती, क्यों झुक जाती है। तो अपवर्तन के दो नियम है विद्यार्थियों, अपवर्तन के क्या नियम है, दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अभी देखिए नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये आप लोगों को पहले से याद है। अपवर्तन के दो नियम सबको एकदम लर्न, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। नंबर 2 क्या, दूसरा नियम क्या है, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है, एक नियतांक रहता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट। साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, म्यू कहते हैं, या हम इसे 1n2 भी बोलते हैं। पहला माध्यम, यानी अपवर्तांक को हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से भी करते हैं, n से भी करते हैं, 1n2 से भी करते हैं। ये सब क्या है, ये हमारा अपवर्तनांक है। दूसरा नियम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं। किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतर कोण, ये इंसिडेंट एंगल है ना, आपतर को इंसिडेंट इंग्लिश में बता दें, एट द टू मीडिया द इंसिडेंट एंगल एंड द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल इज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। हिंदी में देखिए, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, ज्या बोलते हैं ना, ज्या को ज्या, साइन का स्टैन आप लोग जानते हो। किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, या साइन आई बटे साइन आर
साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। अच्छा आप देखिए, मैं पहला वाला बताया हूं, सामने देखिए ये क्यों झुकता है और क्यों दूर होता है, इस बात को मैं बता रहा हूं। इस फार्मूले के आधार पे मैं बता रहा हूं। अब तक तो मैं माननीय मंत्री जी के आधार पे, नेताजी के आधार पे बता रहा। ये देखिए आप लोग, विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो सघन माध्यम के अपवर्तनांक से कम होता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? विरल माध्यम यहाँ n2 है, यहाँ विरल माध्यम क्या है? विरल माध्यम n2 है, और सघन माध्यम क्या है? सघन माध्यम क्या है? n1 है। तो n2 इज लेस देन n1, n2 इज लेस देन n1। तो मैं कह सकता हूं कि साइन आई इज लेस देन साइन आर, यानी आई इज लेस देन आर। ठीक है ना? देखिए, तो ये मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम इसको यानी एक से बड़ा और एक से छोटा, देखिए विरल माध्यम और सघन माध्यम, ठीक है ना? विरल माध्यम और सघन माध्यम, ये है n1 है और ये क्या है? n2 है। तो जब n2 का मान n1 से ज्यादा है तो निश्चित है एक से बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, चूंकि n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 इज ग्रेटर देन n1, तो इसका मान क्या होगा? एक से ज्यादा आएगा। तो एक से ज्यादा आने का मतलब क्या है? साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, यानी कि आई इज ग्रेटर देन आर, यानी एक कोण इस कोण से क्या होता है? ज्यादा होता है। बात समझ आ गई ना? ये इसमें मेन चीजें हैं। इसमें चलिए दूसरे वाले में, ये तो मैंने पहले भी बताया, हमने क्या था पहले, या आप क्या कह सकते हो, या आर इज लेस देन आई बोल सकते हो, आई इज ग्रेटर देन आर या आर इज लेस देन आई। अब ये वाले इसमें देखिए, दूसरे वाले में हम बता रहे हैं साइन आई बटे साइन आर इजकल टू n2 बाई n1। तो यहां पे क्या है? यहां पर n2 का मान, ये क्या है? n2 है और ये क्या है? n1 है। n2 सॉरी, यहाँ पे देखिए ये n1 है और ये n2 है। तो n1 का मान क्या है? n2 से कम है। n1 का मान n2 से कम है। अच्छा, या n2 का मान n1 से ज्यादा है। तो जब जो है कि इसके लिए अब ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया n1, ये आपका हो गया n2। तो ये मान क्या होगा? इससे भी जब हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? इससे कम आ जाएगा, यानी कि साइन आई इज लेस देन साइन आर हो जाएगा। साइन आई यानी कि आई इज लेस देन आर, इसके लिए, दूसरे वाले के लिए। तो इस तरीके से इसका जो मेन फंडा होता है ये आपका n2 बाई n1 से होता है, n2 बाई n1 से होता है। ठीक है ना? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। इससे संबंधित जानकारी आपको अगले वीडियो में हम और बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।